हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन मैथ साइंस एंड साइट। देखिए, कक्षा 10 की जो नई एनसीईआरटी बुक है उसका साइंस का चैप्टर है 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे चैप्टर में से हमने अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ लिया था। कुछ सूचकों के बारे में हमने पढ़ा था। यदि किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो भैया उस वीडियो को देख लें, वहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा और लवण की परिभाषा के बारे में आपको पता चल जाएगा। सूचक की परिभाषा भी आपको मिल जाएगी और सूचकों के प्रकार भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें अम्ल और क्षारक और लवण यानी इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। अब हम रासायनिक गुणधर्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक इनके परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल कौन कौन से होते हैं, क्षारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अम्ल का परिवार देखिए कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, फिर हम क्षारकों की बात करेंगे कि कौन कौन से क्षारक होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपका एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रो, चलो मैं लिख देता हूं पहले, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी इस प्रकार से। तो देखिए, अम्ल का परिवार कौन कौन से होते हैं। अम्ल अम्ल तो काफी हैं, परंतु जो आपके इस बुक के अंदर काम आने वाले अम्ल हैं उन्हीं के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र है HCl। क्या है? HCl। दूसरा अम्ल है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। ये आपको याद होना जरूरी है, इनका नाम, रासायनिक नाम भी और रासायनिक सूत्र भी, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। तीसरा अम्ल है आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है HNO3। क्या है? HNO3, ठीक है ना। अगला अम्ल है आपका एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। क्या है? CH3COOH। तो ये हमारा अम्ल का परिवार है। इनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये ही अम्ल किसी धातु से या धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्षारकों के ऊपर। क्षारक, क्षारक का परिवार के क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, क्षारक, इनकी परिभाषा मैंने लिखा दी अम्ल की और क्षारक की। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल की आधुनिक परिभाषा जानते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं, ठीक है ना। इन परिभाषाओं को पिछली वीडियो से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो चलिए, क्षारकों क्षारकों का परिवार भी लिख लेते हैं यहां पर, याद कर लेना। तो देखिए, पहला क्षारक हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद कर लेना भैया, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। यह एक क्षारक है। क्या है? क्षारक, ठीक है ना। क्षार और क्षारक में अंतर है, ठीक है ना। ये मैं आपको नेक्स्ट में आगे बताऊंगा कि किनको हम क्षार बोल सकते हैं और किनको हम क्षारक बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे हमें
सभी क्षारों को क्षारक बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये शब्द लिया है क्षारक, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्षारक, देखिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, अब लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्षारक क्या है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये होता है आपका रासायनिक सूत्र Mg, यानी मैग्नीशियम OH आपका हाइड्रोक्साइड है, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्षारक देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए Ca, ये तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी OH का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्षारक देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी देखिए बेरियम यानी Ba हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। हम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस को नहीं बोलते, केवल OH को बोलते हैं, ठीक है ना। पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र BaOH का होल ट्वाइस होता है। अगला क्षारक देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए पोटेशियम बोलते हैं के को, ठीक है ना, और हाइड्रोक्साइड यानी OH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है KOH, क्या होता है KOH। तो भैया इस चैप्टर के अंदर जो अम्ल और जो क्षारक आपके काम आने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए हाइड्रो, एक बार रिपीट कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है ना। क्षारक का परिवार देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है ना। तो इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लेना, तुम्हारे लिए याद करना बहुत जरूरी है इनका, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही काम आएंगे, ठीक है ना, और बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम एक सारणी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हमने लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा था, फिनोल्फथैलीन के बारे में पढ़ा था और मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था, तो उनके एक सारणी है, वहां से भी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आपका लिटमस पत्र है वो अम्लीय माध्यम में कैसे रंग का होगा, क्षारकीय माध्यम में कैसे रंग का होगा, उदासीन माध्यम में किस रंग का होगा, ठीक है ना। तो चलिए सारणी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अम्ल और क्षारक का परिवार पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, एक सारणी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए सारणी आपके सामने है, आपके चैप्टर की सारणी है 2.1, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा ये समझिए पहले, कि लाल लिटमस विलयन का अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नीले लिटमस विलयन का, यहाँ पर नीले लिटमस पत्र का क्षारकीय माध्यम में रंग कैसा होगा, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि फिनोल्फथैलीन विलयन का या फिनोल्फथैलीन का उदासीन माध्यम में रंग कैसा होता है या क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है, आ गई होगी समझ में।
इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस सारणी से पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो समझिए यहाँ पर कि लाल लिटमस विलयन का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होगा, उदासीन विलयन में कैसा रहेगा, क्षारीय माध्यम में कैसा रहेगा। अब अम्ल जो होते हैं, अम्ल का जो गुणधर्म होता है, अम्ल का ये गुणधर्म ये होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, लाल। अब यहाँ विलयन की बात हो रही है तो नीले लिटमस विलयन को कैसा बनाएगा, लाल। अब ये लाल तो पहले से ही है, लाल लिटमस विलयन। अगर लाल लिटमस विलयन में क्या डाला जाए, अम्ल, या फिर अम्ल में लाल लिटमस विलयन डाला जाए तो ये इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, तो अम्ल जो होते हैं वो नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं, नीले को लाल करते हैं, और ये लाल पहले से ऑलरेडी है तो अम्ल कुछ प्रभाव दिखाएगा क्या, लाल लिटमस विलयन के लिए कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए लाल लिटमस विलयन अम्लीय माध्यम में लाल ही रहेगा। कैसा रहेगा, लाल रहेगा। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका नीला लिटमस विलयन। अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, और ये नीला है तो नीले को क्या कर देगा, ये अम्ल लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल। तो ये लाल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। अब फिनोल्फथेलिन विलयन की बात कीजिए तो देखिए जो फिनोल्फथेलिन विलयन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे रंगहीन, याद कर लेना, ठीक है। इस सारणी को बार बार पढ़ना, तब आपको ये सारणी याद हो जाएगी। ये सारणी तभी आप बता पाएंगे जब आपको अम्लीय और क्षारीय की परिभाषा पता होगी। फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज को याद कर लेना कि इनका रंग अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, याद कर लेना, ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन का रंग कैसा होता है, भैया रंगहीन होता है, ठीक है ना। अब अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो यह मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है अम्लीय माध्यम में, पता है किसी को, नहीं पता, तो चलिए। तो देखिए मेथिल ऑरेंज जो विलयन होता है इसका अम्लीय माध्यम में लाल रंग होता है। कैसा होता है भैया, लाल होता है, याद कर लेना। कैसा होता है, लाल रंग होता है। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ अम्लीय माध्यम। अब आ जाइए उदासीन माध्यम पर। अब ये उदासीन माध्यम में जो लाल लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र है, कैसा भी रंग हो, उदासीन माध्यम में जो लिटमस पत्र होता है उसका रंग बैंगनी होता है। जो लिटमस पत्र होता है उसको लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, तब उसका रंग कैसा होता है भैया, बैंगनी होता है। तो वो उदासीन माध्यम में भी उसी रंग का होगा, ठीक है ना, बैंगनी रंग का। उदासीन माध्यम में लाल लिटमस पत्र भी बैंगनी हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र भी कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, बैंगनी, दोनों में क्या आएगा, बैंगनी आएगा। जो लाल लिटमस विलयन है वो उदासीन माध्यम में कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। नीला लिटमस विलयन भी कैसा हो जाएगा, ये भी बैंगनी हो जाएगा। लिटमस पत्र तो कैसा भी हो, लाल हो, नीला हो, उदासीन माध्यम में बैंगनी ही रहेगा, ठीक है ना। अब फिनोल्फथेलिन विलयन की बात करते हैं। अब जो फिनोल्फथेलिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में, दोनों माध्यमों में रंगहीन ही होता है। कैसा होता है भैया, रंगहीन ही होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। फिनोल्फथेलिन का रंग अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में दोनों में कैसा होता है, रंगहीन ही होता है, ठीक है ना। अब उदासीन माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, उदासीन माध्यम है, उदासीन माध्यम में तो उसका रंग जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर लिख रहा है मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा का ही समानार्थ क्या है, नारंगी, क्या है, नारंगी। तो इससे आप याद रखना, ठीक है ना, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा मतलब नारंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से
तो भैया उदासीन माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी। कंप्लीट होता है उदासीन माध्यम आपका। अब क्षारीय माध्यम पर आ जाइए। क्षार क्या करते हैं भैया? क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला। उल्टा करते हैं, अम्ल तो नीले को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला करते हैं। तो भैया ये लाल ही है, ये क्या है? लाल है। तो लाल लिटमस विलयन को क्षारीय माध्यम कैसा बना देगा? नीला बना देगा। कैसा बना देगा? नीला बना देगा। तो यहां पर आ जाएगा नीला। और यहां पर क्या है? ये नीला लिटमस विलयन है, ये पहले से ही नीला है। तो क्षारीय माध्यम में कुछ प्रभाव पड़ेगा नीले का? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना? तो वो नीला जो लिटमस पत्र है ये क्षारीय माध्यम में नीला ही रहेगा। ठीक है। अब आ जाइए फिनोल्फथेलिन पर। तो जो फिनोल्फथेलिन है जो होता है इसका रंग क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। याद कर लेना कैसा होगा? गुलाबी होगा। ठीक है। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन का रंग कैसा होगा? गुलाबी। अब मेथिल ऑरेंज पर आ जाइए। क्षारीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग पीला होगा। कैसा होगा भैया? पीला होगा। बस ये आपकी सारणी कंप्लीट होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लेना, बोर्ड की एग्जाम में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया की। ठीक है ना? तो देखिए, अब हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे कि अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में किसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा पहले। तो देखिए, अब आपको, अगर आपको कुछ एहसास नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो भैया आपको मैं बता देता हूं कि अब पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। अब बोर्ड के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे चित्र भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना? जैसे अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आपकी जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, इसके अंदर जितने भी रासायनिक अभिक्रियाओं क्रियाकलाप है उनके चित्र हैं, उन सभी चित्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? वो चित्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो चित्र आपसे बनाना आना चाहिए। अब बोर्ड के एग्जाम में तभी तो साइंस में अच्छे नंबर नहीं आते हैं बच्चों के। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो चित्रों को इग्नोर कर देते हैं, और जबकि चित्र बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर एक क्रियाकलाप है आपका, इस अभिक्रिया का अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया का एक क्रियाकलाप है। तो उस समय एक चित्र दिया हुआ है, तो वो चित्र मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए, आपको चित्र किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक आधार बनाना है। क्या बनाना है? एक आधार बना देना है इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक आधार बना लेना है। अब इस पर एक स्टैंड खड़ा कर देना है आपको। क्या कर देना है? एक स्टैंड खड़ा कर देना है ऐसे। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको इस स्टैंड से कुछ पोर्शन बनाना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक छड़ी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? छड़ी निकालनी है। और इसी स्टैंड से एक परखनली जोड़नी है। क्या जोड़नी है आपको? एक परखनली जोड़नी है इस प्रकार से। ठीक है, एक परखनली जुड़ी हुई है इससे। ऐसे जोड़ दीजिए परखनली। ठीक है ना? अब इस परखनली में क्या करना है? कुछ दानेदार जिंक लेने हैं। जिंक आपकी धातु है।
जिंक क्या है आपकी, एक धातु है, तो ये इसमें इस प्रकार से दानेदार जिंक बना देना है, बना दिया। अब इसका नामकरण भी कर देना है साथ में, तो ये है आपका स्टैंड, क्या है, स्टैंड, ठीक है ना। और ये क्या है आपकी, एक परख नली है, तो इसका नाम लिख देंगे हम परख नली। लिख दिया। इसमें ये जो दाने दाने से बनाए हैं, ये दाने दाने से क्या है भैया आपके, ये आपका एक दानेदार जिंक है, जिंक एक धातु है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देना है दानेदार जिंक। बोर्ड के एग्जाम में नामांकित चित्र बनवाता है, ठीक है ना, इसलिए आपको नाम अंकित करने हैं, तो दानेदार जिंक लिख दिया, दानेदार जिंक। अब क्या करना है, इस दानेदार जिंक में कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। क्या डालना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। तो ये इस प्रकार से लिक्विड होगा तनु, तो इस प्रकार से आपको जल की तरह निरूपित कर देना है। तो इसका भी नामकरण कर दीजिए। क्या है आपका, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4, तो वो लिख दीजिए तनु H2SO4, ठीक है। अब दे समझिए यहां पर कि जब जिंक वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, किसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाला जाता है, तो उनके बीच अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अभिक्रिया होती है। जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के फलस्वरूप उसमें यानी जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या होता है, यानी जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब जो हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी, अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि यहां पर एक डाट बना देना है, एक रबड़ का डाट बना देना है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से एक वो रबड़ का डाट लगा दिया। अब इस रबड़ के डाट में से एक नली निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, एक नली निकालनी है। और इधर की तरफ आपको एक पात्र बनाना है अलग से। क्या बनाना है, ये पात्र बनाना है, और इस पात्र में साबुन का घोल लेना है। क्या लेना है भैया, साबुन का घोल लेना है। चित्र बनाना सीख लेना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बनाना। बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ही बना के आना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक पात्र है, तो इसका नाम लिखिए पात्र, लिख दिया। और इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर साबुन का घोल है। क्या है भैया, साबुन का घोल, तो हम लिख देंगे साबुन का घोल, ठीक है ना। अब ये क्या है, इस परख नली के ऊपर ये रबड़ का डाट है, तो इसका भी नाम लिख दीजिए रबड़ का डाट, रबड़ का डाट, ठीक है, लिख दिया। अब इसमें परख नली से एक नली निकालनी है आपको, और नली को इस प्रकार से इस साबुन के घोल तक लाना है। कहां तक लाना है, साबुन के घोल में लाना है, ठीक है। ले आए इस नली को साबुन के घोल में। तो ये क्या है आपकी, एक एक प्लास्टिक की नली है। क्या है, नली, ऐसे नाम लिख दीजिए नली, ठीक है ना। अब देखिए, जो इसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो यहां पर लिख दीजिए H2। क्या लिख दीजिए, लिख दीजिए H2। तो हाइड्रोजन गैस तो बहुत हल्की होती है, तो वो तो ऊपर ही उठेगी। जैसे ही जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस तो बहुत हल्की गैस होती है, वो यानी ऊपर उठना चाहेगी। जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो इस नली के माध्यम से साबुन के घोल में आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी भैया, साबुन के घोल में आ जाएगी। इस प्रकार से गोला से बना देना। अब जैसे ही साबुन के घोल में आएगी तो वो साबुन के घोल में बुलबुले होंगे।
क्या होंगे भैया? बुलबुले उत्पन्न होंगे। तो यहां पर लिख दीजिए बुलबुले। क्या है ये? बुलबुले हैं। तो साबुन के घोल में क्या उत्पन्न होंगे? बुलबुले उत्पन्न होंगे, और वो साबुन के बुलबुले बनकर आकाश में ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो बुलबुले ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर के वो फट जाएंगे और हाइड्रोजन गैस उनसे बाहर निकल जाएगी। अभी हमको पता नहीं चला कि हाइड्रोजन गैस वाकई में है या नहीं। ठीक है ना? अब देखिए करना क्या है, पता कैसे करना है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो जो ये साबुन के जो बुलबुले हैं, इनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आनी है। क्या लेकर के आनी है भैया? एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आनी है। तो ये है आपकी एक जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है ना? अब जैसे ही यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती इन्हें साबुन के बुलबुलों के पास लेकर के आएंगे, तो ये साबुन के जो बुलबुले हैं ये फट फट यानी पॉप साउंड की आवाज में ये आवाज उत्पन्न होगी, ये जलेंगे। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड यानी फट फट की आवाज में ही वो जलती है, तो ऐसी ही आवाज आएगी। ठीक है ना? तो ये आपका एक चित्र हो गया, यानी जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का एक चित्र हो गया। ठीक है ना? यही आपका एक क्रियाकलाप है। तो ये चित्र जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही चित्र आपको बनाना है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, इन चित्रों का आप बार बार बनाने का प्रयास करना। ठीक है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अभिक्रिया की बात करते हैं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो मिटा दिया जाए। अब आपको पता चल गया होगा कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यही परिभाषा हमको लिखनी है इस समय। तो देखिए परिभाषा आपके सामने है। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? अभी हमने एक क्रियाकलाप का चित्र पढ़ा था, जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जिंक सल्फेट बनता है। तो जिंक क्या है? धातु। तो धातु के साथ सल्फेट जुड़ गया तो वो एक आपका एक लवण बना है। क्या बना है? लवण। तो उसको कहेंगे धातु लवण, क्योंकि धातु के साथ बना है। तो धातु लवण, और क्या बना? हाइड्रोजन गैस। तो यही परिभाषा लिखनी है हमको कि जब अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है भैया? अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे में देखिए, अब जो हमने ये क्रियाकलाप में पढ़ा था, एक रासायनिक समीकरण हमको वो ही देना है। कौन सा? जिंक। क्या है भैया? दानेदार जिंक है। जेड जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जेड। तो जिंक की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है भैया? H2SO4। ये क्या है आपका? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। वैसे तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, परंतु जब अभिक्रिया कराई जाती है तो तनु लिया जाता है। ठीक है ना? इसका नाम लिख देंगे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना? जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो भैया ZnSO4 का निर्माण होगा। आपको ये याद होना चाहिए भैया, धातु लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस तो अलग हो जाएगी, बचे क्या? सल्फेट। सल्फेट Zn के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना? बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्सर्जित गैस का नाम बताइए। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है ना? तो ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ये SO4 बचेगा। SO4 Zn के साथ अभिक्रिया करेगा, ZnSO4 बनेगा। ठीक है?
तो यहां पर हाइड्रोजन गैस, गैस के लिए तीर का चिन्ह हम ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल की तरफ ही भगती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। क्या है ये? हाइड्रोजन गैस। और ये ZnSO4 क्या है आपका? जिंक सल्फेट है। क्या है भैया? जिंक सल्फेट है ये आपका लवण है। क्या है? लवण। तो ये धातु जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं धातु लवण, ठीक है ना। जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो ZnSO4 का निर्माण होता है, जो कि एक धातु लवण है, और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया, Mg किसका रासायनिक प्रतीक है? मैग्नीशियम का है। किसका है भैया? मैग्नीशियम। तो इसका नाम लिख देते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl, HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये भी तनु लिया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो भैया हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी, ये पक्का है। तो हाइड्रोजन हटा दीजिए, बचा क्या Cl Mg से क्रिया करेगा तो MgCl2 बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है MgCl2। इसका नाम है, लिख देते हैं, क्या है भैया? इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, और कौन सी गैस का निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो देखिए, अगर आपको ये परिभाषा याद है तो रासायनिक समीकरण को लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या है? अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जा रही है, तो ये तो है धातु और ये है क्या आपका? अम्ल। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो H को हटा दीजिए, बचा क्या? Cl। Cl मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, MgCl2 होता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस है H2, ठीक है ना। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। ये ऊपर वाला तो आपका संतुलित है। देखिए, हाइड्रोजन के दो परमाणु अभिकारकों की तरफ, उत्पादों की तरफ दो ही है, ठीक है ना। SO4 के एक परमाणु है उत्पादों की तरफ, अभिकारकों की तरफ भी एक ही है। Zn के भी एक ही परमाणु है, अभिकारकों की तरफ, उत्पादों की तरफ भी एक ही है। इसको देखिए, इधर क्लोरीन के कितने परमाणु उत्पादों की तरफ है? दो, और अभिकारकों की तरफ है क्लोरीन के एक ही परमाणु है, एक को दो करना है, दो का गुणा आगे करना है, ठीक है ना। बस है, संतुलित हो चुकी है। इधर हाइड्रोजन के भी दो परमाणु है, इधर भी दो हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आपके रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ये याद रखना, ठीक है ना। याद कर लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमें नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपके लिए, और दोबारा भी रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा आपके लिए एग्जाम के समय, ठीक है ना। तो भैया, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक व शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट में बता देना क्या है आपकी क्या समस्या है, ठीक है ना। यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।